बाहर निकाल। बचाओ! आवाज सुनेगा ना तो डालूंगा साले तेरे पेट में। बाहर निकाल। कितने पैसे हैं? हाँ? कितने पैसे? 2 लाख। चेन भी ले लो, गाड़ी भी ले लो, मुझे छोड़ दो। चेन भी 2 लाख, गाड़ी भी 2 लाख, ये पैसे भी 2 लाख। मुझे तुझे 60,000 रुपए चाहिए। समझा? चल जा, चल जा। ए सुन, थैंक यू। तेरे पैसे जल्द वापस लौटाऊंगा। ये 60,000 रुपए। चल जा। पांडवा, खान, हवलदार साहब पकड़ लीजिए। तूने उसको मारा क्या? मैंने मारा इसे। क्या टाइमिंग है सर? इलेक्शन सर पे और अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से गागन खत्री की सीट पक्की थी इस बार, और वोटिंग से कुछ दिन पहले उनकी हत्या हो जाती है। तो इलेक्शन से पहले एक ईमानदार नेता की एक आम चोर के हाथों हत्या हो गई। यार, इत्तेफाक की बात तो नहीं हो सकती, कुछ तो है इसके पीछे। साहब मिस्टर खत्री को जानते थे? हाँ, भ्रष्टाचार से बहुत दूर था वो व्यक्ति। हो सकता है कि उनकी हत्या उस चोर ने की हो, भले ही गलती से। आई मीन प्योर बैड लक। हो सकता है और नहीं भी। पता लगाते हैं। साहब, मैंने नहीं मारा साहब उसे। साहब, मैं तो उसे जानता भी नहीं था साहब। जानती नहीं तो हत्या के औजार पर उस पिस्तौल पर तुम्हारी उंगलियों के निशान कैसे हैं? साहब, वो तो मुझे नीचे पड़ी हुई मिली थी साहब। अच्छा, और जो 60,000 रुपए उससे पहले तुमने उस सेठ से लूटे, उसका? हाँ, अपनी बीवी के ऑपरेशन के लिए साहब। डॉक्टर ने कहा था कि अगर 60,000 रुपए जमा नहीं करवाए तो वो मर जाएगी साहब। मैं चोर नहीं हूँ साहब, और ना ही मैंने किसी का खून किया है साहब। तुम चोर हो कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन पुलिस तुम्हें हत्यारा समझ रही है। बचा लो साहब, बचा लो मुझे मेरी फिक्र नहीं है साहब। मेरी बीवी की फिक्र है जो इस वक्त अस्पताल में दम तोड़ रही है साहब। प्लीज साहब। चलो तिवारी, एविडेंस की लिस्ट बना ले। आइए पाठक साहब, सुनाए आप शंकर की दुख भरी दास्तान, बीवी का ऑपरेशन, गरीबी। इसी पिस्टल से मारा है खत्री को। इस पर शंकर की उंगलियों के निशान भी हैं। आप तो इस गन को ऐसे देख रहे हो पाठक साहब जैसे गन देखकर ही केस सॉल्व कर दोगे। जी नहीं रहा थोड़ा, गन देखकर सोच रहा था कि ये केस लूं या न लूं। अब सोचने वाली बात है कि जिस व्यक्ति के पास अपनी पत्नी का इलाज करने के लिए रुपए नहीं, वो 1.5 लाख रुपए की गन लेकर 60,000 लूटता है किसी व्यक्ति से। विचित्र बात है, सोचिए इस बारे में। मैं अदालत में हाजिर होता हूँ। जो ना 1.5 लाख की गन लेकर मिस्टर सेठिया के 60,000 लूटे। उसके बाद शंकर की जेब में ये एमएलए मिस्टर खत्री के पर्स से 15,000 रुपए चुराए। फिर एमएलए मिस्टर खत्री की लाश, गन पर पाए गए उंगलियों के निशान शंकर के। बैलिस्टिक रिपोर्ट का ये कहना है कि मर्डर इसी गन से हुआ। आर्म्ड रॉबरी रिजल्टिंग इन मर्डर। बहुत ही सिंपल सा केस है केडी साहब। कमाल करते हैं आप भारद्वाज साहब। मतलब चुनाव के कुछ दिन पहले ही एक एमएलए की हत्या होना आपको इसमें कुछ विचित्र नहीं लग रहा? सिंपल सा केस लग रहा है। योर ऑनर, मिस्टर खत्री के एक नहीं अनेक दुश्मन थे, और इसकी अधिक जानकारी पाने के लिए मैं उनकी पत्नी मिसेज उज्ज्वला खत्री को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूंगा।
इजाजत। मुझे हमेशा इसी बात का डर था। मेरे पति हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े। रोजाना उन्हें धमकियों भरे फोन आते, कभी दूसरी पार्टी के, कभी बिजनेसमैन के, तो कभी अंडरवर्ल्ड के। मुझे तो लगता है यह आदमी कोई चोर नहीं, बल्कि जरूर इसे किसी ने भेजा था मेरे पति को मारने। ये अदालत को तय करने दीजिए मिसेस खत्री। ये बताइए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मिस्टर खत्री की मृत्यु रात 11 और 12 के बीच में हुई थी। क्या 11 बजे से पहले उन्होंने आपसे संपर्क किया? जी, तकरीबन 10:15 बजे गगन का मुझे आखिरी बार फोन आया था उनके अपने ऑफिस से। ओहो, आज फिर लेट। समझा करो उज्ज्वला, इलेक्शन का समय है और इस बार भी मैं उस महानता को जीतने नहीं देने वाला। स्ट्रैटेजिस्ट के साथ लंबी मीटिंग चलेगी, पूरी होते ही घर लौटाऊंगा। 12 बज जाएंगे, तुम सो जाना। बस एक बार आप इलेक्शन जीत जाइए, फिर मैं तो क्या, पूरा शहर चैन से सोएगा। किसे पता था कि इसके बाद गगन इतनी गहरी नींद सो जाएंगे कि अब ठीक है मिसेस खत्री, पानी पिएंगी? आपने अदालत में कथन दिया कि धमकी भरे फोन आते थे कई लोगों से आपके पति को। क्या आप जानती हैं उन्हें? नाम बता सकती हैं? जी, मैंने उनके कामों में कभी दखल नहीं दिया, इसीलिए मैं कुछ खास बता नहीं सकती। मगर हाँ, उनके मैनेजर, उनके पीए मिस्टर देवेन भगत, आप उनसे पूछ सकते हैं। जी, खत्री सर मेरे लिए बॉस ही नहीं बल्कि मेरे गुरु समान थे। इस देश से करप्शन को पूरी तरह मिटा देना चाहते थे, लेकिन इस आदमी के लालच ने इस देश का बहुत भारी नुकसान किया है। आप खत्री साहब से अंतिम बार कब मिले थे? जी, उसी रात तकरीबन 11 बजे ऑफिस में। सर, चुनाव के पहले जो प्रीपोल रिजल्ट्स हैं वो आ गए हैं, आप एक नजर देख लीजिए। अभी नहीं देवेन, मुझे कहीं पहुंचना है। घर? नहीं, और एक मीटिंग है। हम कल सुबह मिलते हैं कैंपेन मीटिंग पे। गुड नाइट। गुड नाइट सर। क्या चिंतित लग रहे थे उस समय? पर शायद दिन भर की थकान थी। ये बात समझ में नहीं आ रही। अपनी पत्नी उज्ज्वला जी से उन्होंने कहा कि वो ऑफिस में है, किंतु आपसे कहा कि वो मीटिंग में जा रहे हैं। क्या कोई विशेष मीटिंग थी? किसके साथ थी ये मीटिंग? जी, ये तो पता नहीं, लेकिन शाम से मिस्टर खत्री को बुल्लर साहब के फोन आ रहे थे। बुल्लर साहब? कौन बुल्लर साहब? क्रिम्सन होटल ग्रुप के मालिक जगदीश बुल्लर। अच्छा। आप जानना चाहते थे ना कि मिस्टर खत्री के दुश्मन कौन हैं? हाँ। जगदीश बुल्लर। बुल्लर साहब को किस बात का बैर था? क्यों दुश्मनी थी मिस्टर खत्री के साथ? मिस्टर बुल्लर ने वर्ली में एक 4 एकड़ की जमीन खरीदी, जहां वो एक कसीनो बनाना चाहते थे, लेकिन आसपास की रेजिडेंशियल कॉलोनी ने इस बात की कंप्लेंट की और मिस्टर खत्री ने कसीनो पर स्टे ऑर्डर लगवा दिया था। जिसका अर्थ ये हुआ कि मिस्टर खत्री के कारण मिस्टर बुल्लर के करोड़ों की ये जो योजना थी वो पानी में मिल गई। जी हाँ, और इसीलिए मिस्टर बुल्लर ने साम दाम दंड भेद हर तरीका इस्तेमाल किया। आप चाहे तो खुद उनसे पूछ सकते हैं। ये झूठ होगा अगर मैं कहूं कि खतरी के मरने का मुझे बहुत दुख है। मैं तो खुश हूं कि वो मर गया। जी हाँ, खतरी की वजह से मेरा करोड़ों का नुकसान हुआ है। मैं तो डर रहा था कि कहीं आने वाला चुनाव वो फिर से जीत गया तो मेरे सारे होटल्स के प्रोजेक्ट डूब जाएंगे। हाँ, और इस चुनाव में उनकी जीत निश्चित थी और इसी भय से आप ये जोखिम नहीं उठाना चाहते थे, क्योंकि आप जानते थे कि उनकी मृत्यु से आपको अधिक लाभ होगा। उनका लगाया हुआ स्टे ऑर्डर भी संभवतः आप वापस खिंचवा लेंगे। ये बताइए कि उस रात 11 और 12 के बीच आप कहाँ थे बुल्लर साहब? अपने क्रिम्सन होटल की एक पार्टी में था। वो तो मैं जानता हूँ, आपके बड़े रंगीन चित्र मैंने
समाचार पत्र के पेज 3 पर देखे वो मॉडल्स लोगों के साथ। तो ये गुनाह कब से हो गया? नहीं, गुनाह नहीं है, बिल्कुल गुनाह नहीं। पते की बात यह है कि आप उस जलसे में रात के 1 बजे पहुंचे। ये मैं नहीं कह रहा, आपके आगमन का समय आप ही के होटल के सीसीटीवी कैमरास ने दर्ज किया है। बताइए, उस रात 11 और 12 के बीच कहाँ थे आप? जी मैं अपने होटल के एक स्वीट में सो रहा था। अच्छा, सो रहे थे अकेले? नहीं, पूछने का अर्थ ये है कि कोई साक्षी, कोई गवाह है इस बात का कि आप अपने होटल के स्वीट में सो रहे थे? जी नहीं। उसकी कोई जरूरत भी नहीं है केडी साहब, क्योंकि मिस्टर भुल्लर इतने बेवकूफ नहीं है कि गन लेकर मिस्टर खत्री को मारने की कोशिश करें। सहमत हूं मैं आपके बात से भरद्वाज साहब, इतने मूर्ख नहीं है, किंतु संभवतः योर ऑनर अपने होटल क्रिम्सन के इस कालीन में मिस्टर खत्री की लाश को लपेटने की मूर्खता इन्होंने की। होटल क्रिम्सन में ऐसे कालीन हर कमरे में बिछाए हुए हैं योर ऑनर, और इस कालीन के पीछे जो लॉन्ड्री टैग है उस पर भी होटल क्रिम्सन लिखा हुआ है योर ऑनर। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि खत्री का खून मैंने किया है? भुल्लर साहब, रात को 11 और 12 के बीच आप कहां थे किसी को नहीं पता। मिस्टर खत्री की लाश आप ही के होटल के पीछे की गली में मिलती है, आप ही के होटल के कालीन में लिपटी हुई। मिस्टर खत्री ऑफिस से निकलने से पहले अपनी सेक्रेटरी मार्गरेट से कहते हैं कि वो आपसे मिलने जा रहे हैं। रहा आपके प्रश्न का प्रश्न, तो उसका उत्तर ये है भुल्लर साहब कि जी हाँ, मुझे लगता है कि आप ही ने मारा है मिस्टर खत्री को। कारपेट तेरा, अपॉइंटमेंट तेरा, दुश्मन तेरा, लाश तेरी होटल की गली में, और तू कहता है कि तुझे कुछ पता ही नहीं। मैं इतना बड़ा बिल्डर होकर के खत्री को खुद मारने जाऊंगा क्या? सुपारी नहीं दे सकता था? वही तो तूने किया, शंकर को सुपारी दी एमएलए खत्री को मारने के लिए। अब मैं समझा उसके पास 1.5 लाख रुपए की गन कहां से आई। हाँ? सच बोल, क्या कहानी है? 1 मिनट राठौर साहब, धीरज से काम लीजिए। क्या खत्री साहब के साथ आपकी उस रात अपॉइंटमेंट नहीं थी? केडी साहब, बिल्कुल नहीं था। पता नहीं इन लोगों ने मेरा नाम कैसे ले लिया। और हाँ, सवाल कारपेट की, तो मैंने हाउसकीपिंग में पता किया तो उन लोगों ने कहा कि हमने 10 खराब कारपेट पीछे फेंकवा दिए। शायद उसमें से किसी ने एक। केडी साहब, मैं आपसे कहता हूं मैंने कुछ भी नहीं किया। भला मुझे खत्री को मारने की क्या जरूरत थी? वो तो खुद ही अपनी मौत मरने वाला था। क्या मतलब? केडी साहब, आपको ऐसा लगता है कि मैंने खत्री की हत्या इसलिए करवाई कि वो दोबारा इलेक्शन जीत न जाए, लेकिन वो तो खुद ही इलेक्शन हारने वाला था, गारंटीड। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये मैं नहीं, खत्री का सबसे बड़ा अराइवल जन सेवा पार्टी का महंता कह रहा है। अच्छा, जमुना दास महंता, जो इस चुनाव में खत्री साहब के विरुद्ध खड़े होने वाले थे। तुम्हें कैसे पता? केडी साहब, अगर हमारे कुछ नेताओं के साथ दुश्मनी होती है, कुछ नेताओं के साथ दोस्ती भी होती है। महंता मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत पैसा दिया मैंने उसके पार्टी फंड के लिए। और वैसे भी खत्री की मौत से सबसे ज्यादा फायदा महंता को ही हुआ है। चाय पियेंगे आप? जी नहीं, थैंक यू। बस ये जानना चाहता था कि आपके संबंध मिस्टर जगदीश भुल्लर के साथ कैसे हैं? अरे भुल्लर जी से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। ये आने वाले चुनाव के लिए उन्होंने अच्छी खासी रकम चंदे में दी है। वो कह रहे थे कि आपको पहले से ही पता था कि मिस्टर खत्री ये इलेक्शंस हारने वाले। अरे भाई, मुझे क्या, ये तो सबको पता था, मीडिया को, जनता को। आपने शायद प्री पोल के रिजल्ट्स नहीं देखे, उसमें भारी लीड है हमारी। जनता बदलाव चाहती है। जी, पर वो किन फोटोग्राफ्स के बारे में बात कर रहे थे? अरे यार, ये भुल्लर भी ना, इसके पेट में कोई बात नहीं बचती। मिस्टर वरुण, ये राजनीति है। चुनाव जीतने के लिए कभी कभी अपने प्रतिद्वंदी के दुखती रग पर हाथ रखना पड़ता है, और खत्री की ये दुखती रग बड़ी मुश्किल से मिली है मुझे।
मैं समझा नहीं। समझाते हैं। मिस्टर खत्री इस पराई महिला के साथ होटल के कमरे में क्या नया अध्याय है? ये चित्र कहीं महंता ने मीडिया में तो नहीं दिए? नहीं सर, लेकिन एक्चुअली इरादा तो यही था, इन तस्वीरों को मीडिया में लीक कर दें जिससे मिस्टर खत्री का इमेज खराब हो जाए और वो इलेक्शन हार जाए। लेकिन अब मिस्टर महांता ये कह रहे हैं कि इस स्कैंडल को बाहर लाने की नौबत ही नहीं पड़ी क्योंकि मिस्टर खत्री वैसे ही हार रहे थे। ये श्यामल पुंज कौन है? सर वही खुफिया जासूस जिसने मिस्टर महांता के कहने पर मिस्टर खत्री की फील्डिंग लगाई थी। तो हमारा अगला कदम ये होगा वरुण। डार्लिंग, हम डिटेक्टिव को बहुत दूर की नजर रखनी पड़ती है। इस दूरबीन के जरिए मैंने मिस्टर खत्री और उस लड़की का अफेयर पकड़ा था। डार्लिंग, किसी ने सही कहा है, इस दुनिया में हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। इन तस्वीरों के लिए आपको बहुत अच्छे पैसे मिले होंगे मिस्टर महांता से। ऑफ कोर्स डार्लिंग, वैसे ऐसे इलेक्शन में हम जैसे जासूस बहुत काम आते हैं। डार्लिंग ये सब छोड़ो, तुम बताओ, अगर तुम्हें किसी की जासूसी करवानी हो तो बंदा। नहीं, मुझे किसी की जासूसी नहीं करनी। वैसे जब आप इतने बड़े जासूस हैं तो आई एम श्योर आपको ये भी पता होगा कि इन तस्वीरों में ये लड़की कौन है। क्यों, इरादा क्या है डार्लिंग? इरादा सिंपल है, अगर उस रात मिस्टर खत्री इस लड़की से मिलने गए थे तो हमें ये पता चल सकता है कि उनकी मौत के पीछे कौन है। आपके पास इस लड़की का फोन नंबर है? डार्लिंग, आजकल फोन नंबर का जमाना नहीं है, वेबसाइट चलती है डार्लिंग, वेबसाइट। ये लड़की है ना? जी सर, बबली बदमाश। पर सर इससे कांटेक्ट कैसे करें? वैसे ही जैसे मिस्टर खत्री ने किया था। नहीं सर, मैं फोन नहीं करूंगा सर। अगर शेफाली को पता चल गया तो मेरी खैर नहीं सर। नो, मैं फोन नहीं करने वाला। कितना डरता है यार शेफाली से? मैं हूं ना, मैं समझा दूंगा उसे। सर शेफाली जस्ट प्रोफेशनल। चल हेलो। बबली, आपको ये नंबर कहाँ से मिला? जी मुझे आपका नंबर वेबसाइट से मिला। ओह, कहिए। मेरा नाम रोहन है और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मिलना तो सभी चाहते हैं, पर उस मिलने के लिए मुझे क्या मिलता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जो भी चाहें बोलिए। ठीक है, मैं अपने रेट्स आपको इसी नंबर पर SMS करती हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो आप कॉल बैक कर लीजिएगा, वरना गुड बाय, मुझे ऑलरेडी बहुत काम है। ठीक है, आप रेट्स अपने टेक्स्ट कर दीजिए। हेलो, सो उसने फोन काट दिया। शेफाली आओ। शेफाली सब प्लीज सब, आपको पता। मीटिंग फिक्स कर। शेफाली। हाँ शेफाली, अरे मैं मीटिंग के लिए बाहर आया हूँ। किसके साथ मतलब? शेफाली कम ऑन, मैं केडी सर के क्लाइंट के साथ आया हूँ। देखो शेफाली, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ, आई कॉल यू बैक, बाय। रोहन, हाय, आई एम सो सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। मुझे भी। हाय।
केडी पाठक, डिफेंस लॉयर। मैंने ही कहा था इन्हें आपको बुलाने के लिए। बात क्या है? नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ कुछ प्रश्न पूछने थे। अखबार में तो पढ़ा होगा आपने, हाल ही में गगन खत्री साहब MLA, उनकी हत्या हो गई। सुना है कि आपकी बड़ी मित्रता थी उनसे, कब से जानती हैं? क्या बात है, खत्री साहब का नाम सुनते ही खराश हो गई, कुछ अटक गया गले में? लीजिए पानी पीजिए। थैंक्स। एक्सक्यूज मी, वॉशरूम से। वरुण, तेरी बबली भाग रही है। पुरानी कहावत है बबली जी, मुसीबत से भागने से मुसीबत टल नहीं जाती। सुनना भाई, ये जूस ले लूं मैं? लीजिए, गर्म ज्यादा हो रहा है, जूस पीजिए और सच सच बताइए, इसी में आपकी भलाई। देखिए प्लीज, मुझे इन सब में इन्वॉल्व मत कीजिए। हाँ, ये सच है कि मैं मिस्टर खत्री को जानती थी। मैं उनसे एक पार्टी में मिली थी और उसके बाद वो मुझ में इंटरेस्ट लेने लगे। अब आई एम सो प्रोफेशनल, सो 11 मई की रात को खत्री साहब अपनी पत्नी से, अपने सहयोगियों से, सहकर्मियों से झूठ बोलकर निकले थे, किसी से मिलने जा रहे थे। क्यों मुझे लग रहा है कि वो आप ही से मिलने जा रहे हैं। नहीं, वो मुझसे मिलने नहीं आए थे। नहीं, पर आए नहीं, कोई योजना थी, प्लान था आप दोनों के मिलने का उस रात? नहीं, कोई प्लान नहीं था। इनफैक्ट उन्होंने तो मुझसे कभी भी मिलने से मना कर दिया था। क्यों, इलेक्शंस सर पर थे इसलिए? नहीं, एक्चुअली किसी को हमारे अफेयर के बारे में पता चल गया था और वो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। और मिस्टर खत्री को लग रहा था कि वो ब्लैकमेलर मैं हूँ, इसीलिए। क्या है ये? हाँ, ये तस्वीरें, ये ब्लैकमेल का लेटर, 5 करोड़ ये तुम कर रही हो पैसों के लिए? मैंने नहीं किया ये सब। अरे मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे भी इतना पता है कि अगर ये तस्वीरें बाहर आ गई तो मेरी भी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ये मैंने नहीं किया है। तो फिर किसने किया? कौन कर रहा है मुझे ब्लैकमेल? तुम्हारी वाइफ। बेवकूफ, मेरी वाइफ मुझे तस्वीरें नहीं भेजती, घर से ही बाहर भेज देती। इलेक्शन के टाइम पे ये स्कैंडल, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। खैर, जो भी हो, अब मैं तुमसे नहीं मिलूंगा और तुम भी मुझे नहीं जानती, ठीक है? ठीक है, पर इस ब्लैकमेलर का क्या करोगे? करूंगा क्या? 5 करोड़ देने के अलावा और कोई रास्ता है मेरे पास? कल रात को 10 बजे वो मुझे बताएगा कि पैसे उसे कब और कहां देते हैं। तो क्या खत्री साहब ने आपको बताया था कि कौन ब्लैकमेल कर रहा था? उन्हें बताया होगा, आप दोनों तो बहुत क्लोज थे। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि उसके बाद मैं मिस्टर खत्री के टच में ही नहीं थी। पक्का? हाँ, पक्का। शेफाली, एक मिनट। शेफाली, हाँ हेलो। वरुण जरा व्यस्त है इस समय, टाइड अप हैं वो बबली के साथ। सब मैं कहता हूँ फोन करेंगे आपको। थैंक यू। तो अब तुम्हें लग रहा है कि मैं, एक पार्टी का सीनियर नेता, अपने प्रतिद्वंदी खत्री को ब्लैकमेल कर रहा था? हाँ? ये फोटोग्राफ्स आपने ही खिंचवाई थी ना? बेटे, अगर मुझे खत्री को ब्लैकमेल करना होता तो मैं उससे 5 करोड़ की तुच्छी सी रकम नहीं मांगता, उसकी MLA की सीट मांगता। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये काम मेरा नहीं है, ये किसी और ने किया है। किसका? ये फोटोग्राफ्स आपके ऑफिस में, आए दिन इतने सारे लोग आपके ऑफिस में आते हैं, उनमें से ही किसी एक में सारी कमियां मुझ में
और मेरी पार्टी में क्यों नजर आती हैं? वो खतरे की पार्टी में क्यों नहीं? हाँ, क्यों जवान खिलवाते हो मेरी? हाँ, वो जो खतरे का पीए है ना, देवेंद्र भगत, वो उसका साया था, साया। ये उसका काम है। मैं 200% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो इस अफेयर के बारे में जानता था। जी, मुझे मिस्टर खत्री के अफेयर के बारे में पता था। कब पता चला आपको इस चक्कर का? जब उन्होंने मुझसे पार्टी फंड से 5 करोड़ रुपए मांगे थे। 5 करोड़ चाहिए। 5 करोड़? सर, अचानक आपको 5 करोड़ की क्या जरूरत पड़ गई? कोई पर्सनल वजह है। क्या बात है? कोई प्रॉब्लम सर? अब तुमसे क्या छुपाना देवे? आप घबराइए मत सर, अब यहाँ से मैं संभाल लूंगा। आप सिर्फ इलेक्शन पर ध्यान दीजिए। तो ये बात आपने आज से पहले हमें क्यों नहीं बताई? आप ही कहिए, ये किसी को बताने वाली बात है क्या सर? इलेक्शन के टाइम में ऐसी बात चिंगारी का काम करेगी। और सर, मैं अपने गुरु को ऐसी मुश्किल घड़ी में कैसे साथ छोड़ देता? प्लीज, मैं आपसे विनती करता हूं सर, इस स्कैंडल को आप मीडिया में मत आने दीजिए। निश्चिंत रहिए, ये खबर मैं मीडिया तक नहीं जाने दूंगा। थैंक यू मिस्टर पाठक। एक मिनट भगत साहब, एक बात पूछना भूल गया आपसे। आप कह रहे थे कि किसी ब्लैकमेलर का फोन आया था उन्हें, खत्री साहब को 5 करोड़ रुपए की मांग की थी। जी, मैंने खुद बात करी थी उस ब्लैकमेलर से। 11 मई का दिन डिसाइड हुआ था। 11 मई, जिस दिन मिस्टर खत्री का मर्डर हुआ? जगह और टाइम वो बाद में कंफर्म करने वाला था। बस। ब्लैकमेलर महिला थी या पुरुष था? हाँ, आदमी था। उसका बड़ा अजीब तरीका था बात करने का। वो बात बात पर डार्लिंग डार्लिंग करके बात करता था। सर डार्लिंग, सर ब्लैकमेलर मिल गया, डार्लिंग। मेरी बात तो सुनो डार्लिंग, मैंने किसी को नहीं मारा भाई। साले मारूंगा तो तुझे मैं थाने ले जाकर। ब्लैकमेलर साला। और तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ? मैं तो इससे सिर्फ ये पता लगाना चाहता हूँ कि शंकर का बॉस कौन है छोटी मछली के पीछे बड़ी मछली। लेकिन डार्लिंग, ये शंकर कौन है? डार्लिंग, मैं किसी शंकर को नहीं पहचानता। थाने चल साले, सब पहचानेगा। मैं पूरे मीडिया को ये बताना चाहती हूँ कि मेरे स्वर्गवासी पति मिस्टर गगन खत्री की जगह पर अब उनकी सीट पर चुनाव मैं लड़ूंगी। थैंक यू मिस्टर केडी पाठक। आभार व्यक्त करने आया हूँ। अरे क्या बात है? आपकी वजह से मेरी सीट जो मैं जीतने वाला था, आपकी वजह से मेरे हाथ से जा रही है। मेरी वजह से? बिल्कुल आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से। रात तक प्री पोलिंग में मैं लीड कर रहा था और सुबह ही जैसे ही मिसेस खत्री को उस सीट पर टिकट मिला, पासा ही पलट गया। पति की मौत की वजह से सिंपैथी वोट। क्या किया आपने? आपने खत्री और कॉल गर्ल के स्कैंडल को प्रेस तक पहुंचाकर जो बची खुची सहानुभूति थी वो भी उन्हीं को दे दी। कमाल हो गया पाठक साहब, कमाल हो गया। मेरे पास वो स्कैंडल तुरफ का इक्का था और वो एक जोकर में बदल गया। अरे वो क्या जोकर में बदल गया, हम जोकर हो गए हम। क्या पड़ी थी आपको, क्या जरूरत थी ये सब स्कैंडल प्रेस को बताने की? देखिए मंता जी, आपको समझने में भूल हो रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मिस्टर पाठक, जिस किसी ने भी ये किया है मेरे हाथ से बचेगा नहीं। ये चुनाव जीतने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है, छोड़ूंगा नहीं। सर, ये तुम मिस्टर महांता थे? हाँ, छोड़ इनको। ये बताओ उस जासूस पुंज का क्या हुआ? सर, इंस्पेक्टर राठौर उससे पुलिस स्टेशन ले गए।
सर मुझे तो लगता है इस मर्डर के पीछे पूंजी है। दो पॉलिटिशियंस की लड़ाई में अपना फायदा दोनों तरफ से देख रहा था, फंस गया। घबराकर उसने मिस्टर खत्री को मार डाला। इतना आसान नहीं है वरुण। देखते हैं मिस्टर पुंज अदालत में क्या कहते हैं। डार्लिंग, सॉरी आई मीन जज साहब, मैंने मिस्टर खत्री को सिर्फ ब्लैकमेल किया था, मारा नहीं था मैंने उन्हें। नहीं, किंतु आपका काम तो केवल इतना था कि मिस्टर महंता के कहने पर अपना दाम लेकर रंगीन चित्र खींचकर मिस्टर महंता को देना। लेकिन मिस्टर महंता उन फोटोग्राफ से कुछ कर ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही कुछ गेम खेल दूं, इसलिए। अच्छा, तो ये गेम चलाया आपने। और कितने रुपए मांगे थे आपने मिस्टर खत्री से? 1 3 5 करोड़। डार्लिंग कसम से 5 करोड़, इससे ज्यादा नहीं। और ये रुपए कब मांगे थे आपने? कहाँ डिलीवरी होने वाली थी? कहाँ मिस्टर खत्री देने वाले थे आपको? 11 मई की रात 11:30 बजे बांद्रा फ्लाईओवर पर। अर्थात उस समय मिस्टर खत्री ना मिस्टर पुंज से मिलने गए थे ना बबली से, वो आपसे मिलने गए थे। जी हाँ, और अब मैं समझ गया कि अब आप मुझसे क्या कहने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं उस दिन बांद्रा फ्लाईओवर पर 2 घंटे तक खड़ा रहा, लेकिन मिस्टर खत्री वहां आए ही नहीं। आए नहीं का अर्थ वो रुपए नहीं मिले आपको? डार्लिंग, अगर मुझे वो 5 करोड़ मिल गया होता तो मैं कंट्री से आउट होता, यहाँ खड़ा नहीं होता। एक मिनट। यानी कि मिस्टर खत्री के पास 5 करोड़ रुपए थे। पैसों के लिए मिस्टर खत्री की जान ले ली। क्या? नहीं। कहाँ है 5 करोड़ रुपए शंकर? मुझे कैसे पता साहब? कहाँ छुपाए रुपए? साहब मुझे नहीं पता साहब। साहब मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम साहब। झूठ मत बोलो। कसम से बोल रहा सर, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं पहली बार सुन रहा हूँ सर। शांति रखिए मिस्टर भारद्वाज। शंकर सच बोल रहा है। इसे पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अगर रुपए इसके पास होते तो पुलिस बरामद कर लेती। पुलिस को तो पैसे मिस्टर खत्री की लाश के पास भी नहीं मिले। कैसे मिलते? किसी ने मिस्टर खत्री की हत्या की, उनके मृत शरीर को कालीन में लपेटा और पैसे लेकर फरार हो गया। तो ये हत्या उन पैसों के लिए की गई? योर ऑनर, इस समय कहना कठिन है, लेकिन एक बात तो तय है कि इस मुकदमे को जितना सुलझाने का प्रयास किया जाए उतना ही उलझता जा रहा है। यह अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। भगत साहब, 5 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती जो यूं ही लापता हो जाए और किसी को उसकी कमी भी ना खा ले। उस दिन ना खत्री साहब निकले थे ना 5 करोड़ रुपए लेकर। जी हाँ, लेकिन वो पैसे उन्हें ना किसी पार्टी फंड से लिए और ना किसी डोनर से। कहां से लाए वो रुपए? अपने थे उनके। जी हाँ। शिफाली प्लीज डोंट बग मी, कोई लड़की नहीं है। शिफाली मैं ऑफिस में हूँ, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ओके बाय। क्या हुआ? क्यों परेशान हो रहा है? सर मैंने कहा था ना मैं फंस जाऊंगा। सब शिफाली को बबली को लेकर डाउट हो रहा है सब। मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि उसे कैसे भनक पड़ी। ये महिला जाति को जानता नहीं है तो बहुत होशियार, बहुत चतुर होते हैं। चोरी यूं ही पकड़ लेते हैं और यूं ही वक्त साहब चोरी पकड़ी जाती है, समझे? मिसेस खत्री, आपके पति एक ईमानदार नेता थे। जी। स्पष्ट है कि इसके फलस्वरूप अधिक मात्रा में धन नहीं रहा होगा उनके पास। जी हाँ, मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली को बिलोंग करती हूँ, इसीलिए मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं। उन्हें तो कमी थी, तो पैसों का अभाव होते हुए ये बताइए कि उन्होंने 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था कहाँ से की? जी, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो उनके अफेयर की छोड़िए, जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दीजिए मिसेस खत्री। मिस्टर खत्री ने 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था कहाँ से की थी, क्या आप जानती हैं? मुझे नहीं पता। कमाल है, आप ही को नहीं पता, जबकि उन्होंने, ये आपके बैंक का स्टेटमेंट है और नीचे उस चेक की कॉपी जिससे मिस्टर खत्री ने ये 5 करोड़ रुपए आपके अकाउंट से निकाले थे, और जो चेक उन्होंने प्रस्तुत किया था वहां बैंक में, उस पर आपके हस्ताक्षर थे। आप कह रही हैं कि आप जानती नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है?
जी, ये मेरी साइन नहीं है। अच्छा, हस्ताक्षर आपने नहीं किए थे तो किसने किए थे? गगन ने मेरे साइन की नकल की थी। गगन जी ने नकल की थी आपके हस्ताक्षर की, और ये बात आपको कैसे पता? चेक क्लियर होने से पहले मुझे बैंक से फोन आया था। कहा कि मेरे अकाउंट से 5 करोड़ निकलवाने के लिए मेरे हस्बैंड खुद चेक लेकर आए हैं। और फिर वही हुआ जो होना था। मैंने गगन का झूठ पकड़ा और उसका कड़वा सच जाना। उज्ज्वला प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। भूल? इतने सालों की शादी के बाद ये सिला दिया तुमने मुझे, एक होटल के कमरे में एक कॉल गर्ल के साथ। मैं ये शादी तोड़ रही हूँ। प्लीज उज्ज्वला प्लीज ऐसा मत करो। अरे तुम तो मेरी ताकत हो, तुम्हारे बगैर मैं। उज्ज्वला प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। फिर क्या करती? मजबूर जो थी। अगर बात घर से बाहर जाती तो बदनामी होती। तो मिसेस खत्री, वो जो आपने पिछले कथन में कहा था कि मृत्यु से पहले जो फोन मिस्टर खत्री ने आपसे किया था, वो फोन मतलब कुछ और ही था। जी, फोन आया उसका? हाँ आया था, लेकिन मेरी उससे बात नहीं हो पाई। उसने रात को 11:30 बजे मुझे पैसे लेकर बुलाया है। कहाँ? क्रिम्सन होटल के पीछे एक गली है, वहाँ। ठीक है, दे आओ। उज्ज्वला मैं तुम्हारा किंतु मिस्टर पुंज ने तो कहा था कि उन्होंने मिस्टर खत्री को वहाँ बांद्रा फ्लाईओवर पर बुलाया था, क्रिम्सन होटल पर। तो गगन ने मुझे यही कहा था, होटल क्रिम्सन। योर ऑनर, मिस्टर खत्री ने अपनी पत्नी से कहा था कि ब्लैकमेलर यानी कि मिस्टर पुंज से उनकी बात नहीं हुई, किसी और ने बात की थी। ये किसी और तो केवल एक ही व्यक्ति हो सकता है योर ऑनर। जी हाँ, मैंने ही मिस्टर पुंज से फोन पर बात की थी और उन्होंने ही मिस्टर खत्री को बांद्रा फ्लाईओवर पर बुलाया था। तो फिर मिस्टर खत्री ने अपनी पत्नी से होटल क्रिम्सन की पीछे वाली गली ऐसा क्यों कहा? इसमें क्या लाभ था? जी पता नहीं। बोला साहब, आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उन्हें गलत स्थान बताने का भूल आपने नहीं किया। मैं ऐसा क्यों करूंगा? नहीं, मैं बताता हूँ आपको क्यों। मेरी एक थियरी है, सुनना चाहेंगे? जी। आपको प्रारंभ से ही खत्री साहब और मिस्टर भुल्लर के बीच का जो बैर था उसकी जानकारी थी, इसीलिए आपने मिस्टर खत्री को होटल क्रिम्सन के पीछे वाली गली में बुलाया और उनके पीछे पीछे आप भी स्वयं वहां पहुंचे गन लेकर। भगत, तुम यहाँ? ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे इल्जाम लगाने की? क्योंकि भगत साहब, उस रात कोई तीसरा व्यक्ति आपके अतिरिक्त था ही नहीं होटल क्रिम्सन के पीछे वाली गली में। ये मिस्टर पुंज? नहीं नहीं नहीं, मिस्टर पुंज तो वहाँ थे बांद्रा फ्लाईओवर पर, एक हवलदार जिन्होंने इनका चालान काटा था। इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि ये वही थे। मिसेस खत्री? मिसेस खत्री घर पर थी। इनके दूरभाष की सूची हमने देखी, जिससे यह स्पष्ट होता है, प्रमाणित होता है कि वो उस समय घर पर थी। किंतु आप रजलोक के कार्यालय में नहीं थे उस समय। देखिए, आप समझ के बोलिए। आपको नहीं पता आपका ये इल्जाम हमारी पार्टी पे कितना भारी पड़ सकता है। कैसे? अरे मीडिया में अगर अफवाह फैल गई तो मिसेस खत्री इलेक्शन हार सकती हैं।
नहीं मिस्टर भगत, उल्टा उनका पक्ष तो और ठोस हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। आप सोचिए, एक पत्नी सब कुछ जानते हुए नजरअंदाज करके कठिन समय पर अपने पति का साथ देती है। वो तो बच जाएंगी, वो सेफ है, किंतु आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। मैं मुश्किल में? जी। और मिसेस खत्री सेफ? जी। कैसे सर? क्योंकि देखिए, मिसेस खत्री तो मिसेस खत्री हैं, मिस्टर खत्री की पत्नी। आप केवल एक मैनेजर है, बस, और कुछ नहीं। क्या सर, पता है मिस्टर खत्री की जगह उनकी वाइफ को इलेक्शन में खड़ा करने का आइडिया किसका था? मेरा। अच्छा, आपने? बस अब मुझे लगता है कि आप स्वयं को कुछ अधिक ही महत्व दे रहे हैं। सर, शुरू से लेकर इन मियां बीवी से ज्यादा काम किया मैंने अपनी पार्टी के लिए। और मिस्टर खत्री हर इलेक्शन में सीट जीत रहे थे तो सिर्फ मेरी मेहनत की वजह से। और अब की बार भी मेरी मेहनत उनकी वाइफ को सीट जिता रही थी, मेरे मास्टर प्लान की वजह से। अच्छा, आपका मास्टर प्लान। तो खत्री साहब के वो रंगीन चित्र मीडिया में आप ही ने लीक करवाए? हाँ, मैंने लीक करवाए, लेकिन इसलिए ताकि मिसेस खत्री को मदद मिल सके इस स्कैंडल से। और फिर वही हुआ, प्री पोल के रिजल्ट्स में मेहनता को हरा दिया उन्होंने। पूरा पासा पलट गया, हारी हुई बाजी जीतने लगी सिर्फ मेरी चालों की वजह से। और आपको लगता है कि मेरा कोई वजूद ही नहीं है? किंतु खत्री साहब तो आपके बिना भी जीत जाते। वो साला जीत जाता मेरे बिना? अरे उसको तो ये तक नहीं पता कि अफेयर कब करना चाहिए और कब नहीं। उसकी एक गलती की वजह से मैं क्यों भुगतता? पर आप कर भी क्या सकते थे? तो बहुत जूनियर हैं, कोई औकात नहीं थी आपकी। क्या मेरी कोई औकात नहीं? मैं चाहूं ना तो किसी का भी तख्ता पलट सकता हूँ। उस खतरी की वजह से मेरे 20 साल का करियर खराब हो जाता और मैं खड़े खड़े देखता रहता। और क्या उपाय था आपके पास भगत साहब? एक लाचार से कर्मचारी, एक प्यादा छोटा सा पड़ा हुआ यहाँ। मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। क्या किया मैंने? अरे मैं तो बोलिए ना, रुक क्यों गया? बोलिए मिस्टर भगत। कुछ नहीं कहना मुझे। मैं समझ गया आप मुझसे क्या उगलवाना चाहते हैं। अब मैं चुप हूं। अब आप साबित कीजिए कि आपकी बात सच्ची है कि मैंने ही मिस्टर खत्री का खून किया है। साबित करो। ठीक है, साबित करता हूं कि जो 5 करोड़ रुपए थे वो खत्री साहब ने बैंक से निकाले थे। आप तो पीए का काम करते हैं, इतना तो जानते ही होंगे कि बैंक से जो रुपए जाते हैं, बैंक उसके सीरियल नंबर, नोटों के सीरियल नंबर्स की नोट करके रखती है अपने पास। तो हमने बैंक से उन 5 करोड़ रुपए के सीरियल नंबर्स पाए और वो जो 5 करोड़ रुपए थे, वो जो बैग देख रहे हैं आप मेरी मेज पर रखा हुआ, उस बैग में है वो 5 करोड़ रुपए। जो आप ही से भरा बैग हमारा है, उसमें जो रुपए हैं वो वही 5 करोड़ रुपए हैं जो खत्री साहब से आपने छीने थे, जो आप ही से बरामद। अब बताइए, आपने अगर रुपए छीने नहीं थे तो आपसे कैसे बरामद हुए? बताइए। ये आपके पास कैसे आ सकते हैं? ये छोड़िए भगत साहब, मिल गए बस, और इस समय मेरी बैग में रखे हुए हैं। पर ये पैसे तो मेरी बैग में रखे हुए हैं। ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो पैसे तो मैंने स्विस बैंक में वायर करवा दिए थे। ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। योर ऑनर, इन्होंने जो खत्री साहब से रुपए छीने थे वो स्विस बैंक में वायर करवा दिए थे। अब काफी है आपके लिए इतना सबूत, बाकी का जुर्म कबूल कर लेंगे। हाँ, मार डाला। मैंने उस
बेवकूफ खतरी को। ताकि उसके साथ साथ उसका गन भी मिट जाए। और फिर मैंने एक नई शुरुआत की, उसी की बीवी को इलेक्शन में खड़ा किया ताकि सीट हमारी रहे, क्योंकि मैं सीट के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। मुझे हारने की आदत नहीं, और किसी और की वजह से बिल्कुल नहीं। मेरा पॉलिटिकल फ्यूचर कोई बर्बाद नहीं कर सकता। सुना आप लोगों ने? मेरा पॉलिटिकल फ्यूचर कोई बर्बाद नहीं कर सकता, कोई नहीं। द डिफेंस, रेस्ट योर ऑनर। यह अदालत एमएलए गगन खत्री की हत्या के लिए मिस्टर देवेन भगत को दोषी मानती है और उन्हें फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है, और शंकर को हत्या और मर्डर के इल्जाम से बरी करती है। पर चोरी के लिए यह अदालत शंकर को दोषी मानती है और उन पर अलग से मुकदमा दायर करने का हुक्म देती है। द केस इज क्लोज्ड। अरे बहादुर साहब, कहीं राजनीति में जाने की कोई योजना तो नहीं है आपकी? जी नहीं। हाँ, देखिए, एक तो राजनीति में जाना, एक कुल्हाड़ी पड़ना, फिर अपनी बीवी को धोखा देना, ये दोनों साथ में अगर हो जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ। कितनी देर से घंटी मार रहा हूँ, दरवाजा क्यों नहीं खोला? वो मैं किचन में आइंदा से 1 घंटी, सिर्फ 1 घंटी बजाऊंगा। अगर दरवाजा नहीं खोला तो अभी बैग तो ठीक से पकड़। अरे आप खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? बैग रखो, जाकर पानी लेके आ मेरे लिए। सब दिमाग खराब करके रखती, काम की ना काज की। शालिनी, शालिनी, अरे ठीक से घर नहीं संभाल सकते क्या आप? अरे यार, कितना टाइम हो गया, मुझे लगता है आज तो आधा मैच निकल गया होगा। देखिए भाई, कितने रन बनाए। सुकून से मैच देखेंगे अभी। हाँ, मारो 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 मारो। शाबाश शाबाश शाबाश। एक और चौका, मारो मारो मेरे शेरों, शाबाश। खाना तैयार। आउट। मूड खराब कर दिया ना पूरा। थोड़ी देर सुकून से बैठ के मैच नहीं देख सकता? तुम आई और तुम्हारी मनोजत लगी, बेचारा सेंचुरी पे था, 1 रन से आउट हो गया। किसी का भला होता नहीं देख सकते तुम? मैंने सोचा खाना तैयार था तो परोस देती, फिर बर्तन साफ कर लेती। आराम करना है? दिन भर क्या करती हो तुम? दिन भर आराम कर करके तुम्हारा जी नहीं भरता? एक दिन आदमी घर पे जल्दी आ गया, थोड़ी देर सुकून से टीवी देख लिया तो तुम्हारे कलेजे में जलन मच गई। अरे तुम तो बैठी रहती हो यहाँ पर आराम से घर में। अरे तुमको क्या पता आदमी कितना काम करता है बाहर गधे की तरह, तब जाके 4 पैसे आते हैं। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? बताओ ना, क्या बना है खाने में? आलू की सब्जी। आलू की? रोना रोना रोना, बस रोना। लगता है आज भी बाहर ही खाना पड़ेगा होटल में जाके। किसी मनोज बीवी मिली, मेरी तो किस्मत फूट गई। अरे नहीं, यहाँ आओ। आई। कब से चिल्ला रहा हूं मैं? पहली हो गई तुम? और ये शर्ट इस्त्री क्यों नहीं है? मैं भूल गई थी, मैं अभी कर देती। भूल गई थी? भूल गई थी? क्या करना नहीं चाहती? क्या करती हो तुम दिन भर? हैं? अपने कौन से यार के सपने देखती हो तुम? तो किस्मत फूट गई जो मैंने तुमसे शादी कर ली। घुस गई। क्या तू मुझे धमकी दे रहा है? मुझे? अबे तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। और सुन, होगा वही जो मैं चाहूंगा और तू वही करेगा जो मैं कहूंगा तुझे करने के लिए। तेरी जान मेरी मुट्ठी में है, मैंने मुट्ठी कस दी ना तो जान से जाएगा। बोलना नहीं इस बात को, समझा क्या? चला फोन रख।
जी सर। आइस क्यों नहीं इसमें? इसमें आइस क्यों नहीं है? अब सर अभी लाया सर। अरे झक मारने के लिए खुला है, जब सर्विस नहीं दे सकते। ये लीजिए। सॉरी सर, आपके दूसरा बना। सब बहुत भूख लगी है सब, कुछ पैसा दे दो सब। अरे भिखारी, तुझे इस पार्किंग लॉट में आने किसने दिया? अबे हट, तो मार खाएगा, हट। भिखारी कहाँ से चले आते हैं? सब तू फिर आ गया? कुछ तो दे दो सब। जा तू यहाँ से। सब कुछ तो दे दो। सर। अरे आइए आइए वरुण सर, 12 बजे ऑफिस आ रहे हैं, क्या बात है? आपके चेहरे पर 12 क्यों बजा हुआ है? सर मैं आपसे किसी को मिलवाना चाहता हूँ, मेरे स्कूल के मास्टर जी आए। आई सर। नमस्कार नमस्कार। सर भागीरथ देसाई सर, केडी सर। आइए बिराजिए ना। बड़ा भाग्यशाली है वरुण कि इनके मास्टर जी अभी भी इनके साथ हैं। बरसों से मैं अपने मास्टर जी को खोजने का प्रयास कर रहा हूँ, पर दुर्भाग्यवश मिले नहीं। चाहे नहीं बेटा, रहने दो। मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। जी कहिए ना, क्या कर सकता हूँ? एक्चुअली मास्टर जी गुजरात के जामरावल गांव से आए। इनकी बेटी शालिनी जी पर उनके पति हेमंत त्रिवेदी के खून का इल्जाम लगाया गया है। आपकी सुपुत्री का ससुराल वही है गुजरात में? लगन के बाद मेरी बेटी जमाई जी के साथ रहने के लिए मुंबई में ही आ गई थी, लेकिन मेरी बेटी अपने पति का खून नहीं कर सकती। मास्टर जी कई बार ऐसा हुआ है कि घरेलू झगड़ों में क्रोध के कारण या अकस्मात ऐसी घटना घट जाती है। आपको पूरा विश्वास है कि मैंने अपनी बेटी को जो संस्कार दिए उन पर मुझे पूरा भरोसा है। मेरी बेटी में बहुत सहन शक्ति है, वो ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकती, कभी भी नहीं। बचा लीजिए शालिनी को। आप धीरज रखिए मास्टर जी, आपके संस्कारों का आदर करता हूं मैं मिलने चला जाता हूं आपकी सुपुत्री से, और अगर उनके दोषी होने में जरा सी भी शंका है तो मैं अदालत में उन्हें निर्दोष साबित कर दूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। उनके पति हेमांग जी की करतूत है, रोज मारना गाली देना उनका स्वभाव था। दाते तो शालिनी जी के धैर्य की। शालिनी दीदी, ये मिस्टर केडी पाठक है, शहर के बहुत बड़े वकील हैं, यही आपका केस लड़ेंगे। मुझे केस के बारे में कोई बात नहीं करनी है। केस के बारे में नहीं है, मैं आपसे बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, ना ही मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, फांसी होती है तो हो जाए। सॉरी सर, इसलिए कह रहा था कि इनसे मिलने का कोई फायदा नहीं होगा। जब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया तब ये चुप थी, खून का इल्जाम लगा तब भी। लेकिन सर मुझे पूरा यकीन है ये निर्दोष है। इस यकीन को प्रमाणित कर पाएगा वरुण?
यकीन शब्द का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। मुझे लगता है इनकी चुप्पी के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य है। योर ऑनर, वैसे देखा जाए तो ये केस ऊपर से बहुत ही सिंपल है। हेमांग त्रिवेदी जो मार्बल और टाइल वगैरह के डीलर थे, वो 23 मार्च की रात को हैप्पी डाइनिंग हॉल के पार्किंग लॉट से अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से निकले। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो, गाड़ी भी जल गई और उनके साथ हेमांग, वहीं पर उनकी मौत हो गई। आसपास खड़े लोगों का कहना यह है कि उन्होंने अपनी कार का संतुलन खो दिया और उनका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन बात कुछ और है योर ऑनर। एक्सीडेंट की वजह भी कुछ और है। हाँ, उस बात पर मैं बाद में रोशनी डालूंगा, लेकिन उससे पहले हेमांग का बैकग्राउंड जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है और इसके लिए मैं हेमांग की बहन कृपा परमार को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। जय श्री कृष्ण बे। जय श्री कृष्ण। हेमांग के बारे में कुछ बताएंगी आप? बहुत अच्छे थे, बहुत ख्याल रखते थे वो मेरा। मैंने तो सुना है कि वो बहुत गुस्सा वाले थे, बहुत गाली गलौज करते थे वगैरह वगैरह। झूठू बोलो छे, झूठ बोल रही है ये। वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने मेरी और अवनीश की शादी करवाई। मेरे माता पिता इस शादी के खिलाफ थे, पर भैया ने मुझे और अविनेश को अपने घर रखा। अगर वो ना होते तो मेरी और अविनेश की आज तक शादी ना होती। तो शालिनी जी के साथ उनको प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम भैया को नहीं, इसे थी। मैंने कई बार इससे पूछने की कोशिश की, पर मुझे कभी कुछ नहीं बताया। आप ही पूछ लीजिए, चाहे बता दे आपको। लेकिन इतना बोल सकती हूँ कि गलती इसी की थी। एक मिनट, इतने यकीन के साथ आप कैसे कह सकती हैं? देखिए, भैया रोज शॉप पे चले जाते थे और ये मैडम, इसके तो पैर घर में टिकते ही नहीं थे। कभी शॉपिंग, कभी डॉक्टर, तो कभी कुछ और। किसी ना किसी बहाने ये घर के बाहर ही रहती थी। मुझे तो लगता है कि इसका जरूर किसी ना किसी के साथ चक्कर होगा। શું વાત કરો છો તમે? क्या बोल रही हैं आप? भैया ने मरने के 2 दिन पहले नई गाड़ी खरीदी थी। हम दोनों भाई बहन बहुत खुश थे, पर इसे तो हमारी खुशी में शामिल होना ही नहीं था। आई आधे घंटे बाद हाथ में सब्जी का थैला लिए हुए। भैया, आज मुझे ना आप पे बहुत गर्व है। आपने ये नई कार लेके ना अपना सपना पूरा कर दिया। बहुत खुश हूँ मैं आपके लिए। आप देखना, चुन चुन के चीजें लेके आई हूँ, सजाऊंगी इनको। दूर खड़ी रही मुंह फुलाए हुए। सबरी तो सिर्फ एक बहाना था। गई होगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ जलसा करने के लिए। अरे रे रे, हे भगवान, आऊ करूँ हमने? हाँ? अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि आपको यकीन है कि आपके भाई का खून इसी ने किया होगा? हाँ, तो इसी ने ही किया है। पूरे विश्वास के साथ मुझे पता है, और वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। और उनके पास योर ऑनर वजह भी थी, क्योंकि शालिनी जी के अफेयर के बारे में उसके हस्बैंड को पता चल गया था। तो वो उन पर गुस्सा करते थे, उन्हें मारते थे, और शालिनी जी को गुस्सा आ गया और शालिनी जी ने इस इनहेलर में मिथॉक्सिन नाम का जहर मिलाकर उनकी हत्या कर दी। मिलॉर्ड, ये इनहेलर पुलिस को मौका वारदात से मिला, और फोरेंसिक रिपोर्ट जो कोर्ट में पेश की गई है उसमें साफ साफ लिखा है कि उनकी मौत मिथॉक्सिन नाम के जहर से हुई है, जो इस स्ट्रिप में था। और ये स्ट्रिप इस इनहेलर में डालने का काम शालिनी जी करती थी, हाँ या ना? और मिलोड, शालिनी जी इस जहर के बारे में अच्छी तरह जानती थी, क्योंकि इन्होंने अहमदाबाद की SK मांगरोलिया मेडिकल कॉलेज ऑफ साइंस से B फार्मा की डिग्री ली है। सही है ये? तो इनको ये जहर के बारे में अच्छी तरह पता था। मिस्टर पाठक, आप गवाह से कुछ पूछना चाहते हो? जी नहीं योर ऑनर, इस समय इनसे कुछ नहीं पूछना चाहता, किंतु अभियोग पक्ष महोदय से एक प्रश्न करना चाहूंगा। कौन सी डिग्री हासिल की है आपने? पाठक साहब की भी बात करो तो। अरे वकील हूँ तो फिर वकील की डिग्री तो हासिल की होगी ना। वकालत की, ऑफ कोर्स। तो मान लीजिए कि आपके पड़ोसी के साथ आपकी अनबन हो जाती है, हाथापाई हो जाती है, और उसी रात आपके पड़ोसी की हत्या हो जाती है चाकू घोंपकर। चाकू पर किसी की उंगलियों के निशान नहीं मिलते, तो क्या ये मान लेना उचित होगा कि आपने अपनी वकालत की डिग्री का दुरुपयोग करके अपने पड़ोसी की हत्या की? अरे
योर ऑनर, कहने का तात्पर्य ये है कि जो दलील देसाई साहब ने प्रस्तुत की है अदालत में वो बहुत ही झिरझिरा है और उससे ये प्रमाणित नहीं होता कि ये हत्या मेरे मुवक्किल ने की है। अरे पर मिलॉर्ड, मिथॉक्सिन जहर का इस स्ट्रिप में होना ये काफी नहीं है? नहीं, काफी नहीं है मिस्टर पाठक, ये माइथॉक्सिन इतना जहरीला पदार्थ है कि 0.5 मिलीग्राम एक आदमी को मारने के लिए काफी है। नहीं, सत्य है, आपकी बात सत्य है। ये बात भी सत्य है कि मेरे मुवक्किल ने अपने पति को वो जहर नहीं खिलाया। योर ऑनर, थोड़ा सा पेचीदा है। माइथॉक्सिन एक ऐसा विष है जिसका सेवन करने से एक अलग प्रकार का रसायन फेफड़ों में पैदा हो जाता है, बच जाता है वहाँ। वही रसायन जो फोरेंसिक्स को मिला हेमांग जी के शरीर में, जिसके कारण वो कह रहे हैं कि उनकी हत्या माइथॉक्सिन से की गई। किंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए योर ऑनर कि वही रसायन अन्य विष का सेवन करने से भी पैदा होता है फेफड़ों में। तो ये पूरी तरह से संभव है कि उनकी हत्या माइथॉक्सिन के कारण ना हुई हो, किसी और विष के कारण हुई। मिस्टर पाठक, ये मत भूलिए कि आपके मुवक्किल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। गुनाह नहीं कबूल किया है। कहाँ कबूल किया? इन्होंने केवल मौन व्रत धारण किया है मिस्टर देसाई। हाँ, क्योंकि वो जानती है कि खून उन्होंने ही किया है। अच्छा, धर्म धुरंधर परम पूज्य मिस्टर देसाई, जय हो आपकी। ये मतलब आपने मेरे मुवक्किल की मन की बात पढ़ ली, यूं ही? एक मिनट मिस्टर पाठक, आपको कैसे पता चला कि उसकी मृत्यु 1 घंटे बाद नहीं लेकिन 30 सेकंड में हुई है? अच्छा प्रश्न पूछा आपने। योर ऑनर, देसाई साहब के प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं सर्वप्रथम भिखारी बिरजू को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। जी साहब, उस दिन अपन पार्किंग लॉट में भीख मांगने को गया था और उधर जो आदमी मरा ना साहब, उससे भी अपन भीख मांगा था। आपने पार्किंग लॉट में इन व्यक्ति से, इनसे आपने भिक्षा मांगी और उसी समय आपने फिर उन्हें वो दवा लेते हुए देखी, फुसफुस वाली दवा, और वो गाड़ी लेके निकले। गाड़ी लेके निकलने के बाद कितने समय के पश्चात, कितने समय बाद वो दुर्घटना घटी उनके साथ? तब ऐसा कुछ तुरंत हुआ साहब। तुरंत मतलब गाड़ी लेके निकले और आपने वो धमाके की आवाज सुनी? हाँ। 30 सेकंड के आसपास होगा। हाँ। 1 मिनट मिस्टर पाठक, तो फिर मुझे ये बताइए कि ये माइथॉक्सिन ये स्ट्रिप में आया कैसे? मिस्टर देसाई, अभी हेमांग जी की हत्या माइथॉक्सिन के कारण हुई या कुछ और? माइथॉक्सिन स्ट्रिप में मेरी मुवक्किल ने रखा या किसी और ने? यही तो प्रश्न है। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। हो सकता है इस केस में जो दिख रहा है वो ना हो और जो नहीं दिख रहा है वही हो। इसी कुछ समझे आप? हाँ? नहीं मतलब समझे या नहीं समझे? नहीं, वैसे आपकी बातों से 2 बात समझ में आ गई मुझे। अच्छा, 2 बातें? हाँ, 2 बातें। एक पहली ये कि मिस्टर हेमांग की मृत्यु शायद इस माइथॉक्सिन की वजह से नहीं हुई है, और दूसरी बात ये कि कोई और भी है जो उसे मारना चाहता था। क्या बात है मिस्टर देसाई, क्या बात है। योर ऑनर, मैं समर्थन देता हूँ मिस्टर देसाई की दलील को। समर्थन देते हुए मैं माधव जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। हेमांग जी प्राय आते थे आपके रेस्टोरेंट में? जी साहब, पिछले 1 साल से तो आते थे, हफ्ते में 1-2 बार। अच्छा, और जब आते थे तब उनका कोई निश्चित मनपसंद स्थान था बैठने का या जहाँ स्थान मिल जाए वहीं बैठ जाते थे? नहीं साहब, उनका एक फिक्स टेबल हुआ करता था, मैं ही चुने दारू सर्व किया करता था। दुर्घटना वाली थी जब वो आपके रेस्टोरेंट में आए और बैठे और आप उन्हें मदिरा परोस रहे थे। आपने उन्हें अपने दूरभाष यंत्र पर, अपने फोन पर किसी से वार्तालाप करते हुए सुना था। बड़े क्रोध में, गुस्से में थे वो, किसी से बात कर रहे थे। नहीं देखिए, केवल आपने नहीं, आपके अतिरिक्त कई लोगों ने वहाँ उन्हें देखा था क्रोध में बात करते हुए किसी के साथ। तो बेझिझक बताइए अदालत को, कैसा हुआ था या नहीं? हेमांग साहब किसी से फोन पर झगड़ा कर रहे थे। अच्छा। गुस्से में गाली भी दे रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने मारने की भी धमकी दी थी। तो जान से मार देने की धमकी भी दी थी? किसे धमकी दे रहे थे वो जान से मार देने की? आप उनको कैसे पता चलेगा साहब? अभी देखिए, मुझे पता चल चुका है। वो भी जरा सी सहायता मिली आप ही के
दूरभाष यंत्र की सूची से आपके मोबाइल फोन रिकॉर्ड से ये देखिए, आप ही का नंबर है ना ये? आश्चर्यजनक बात है माधव जी कि एक वेटर और ग्राहक के अतिरिक्त और भी संबंध था आपका हेमांग जी के साथ। योर ऑनर, हेमांग जी और माधव जी एक ही नंबर पे एक ही व्यक्ति के साथ वार्तालाप करते थे। सोचने वाली बात यह है कि एक वर्ष पूर्व से हेमांग जी इस नंबर पे वार्तालाप करते थे और कुछ 15 दिन पहले से ही माधव जी उस नंबर पे वार्तालाप करने लगे। जिस व्यक्ति का ये नंबर है योर ऑनर मिस्टर रंजन प्रसाद जी, वो इस समय यहाँ उपस्थित है। मैं अनुरोध करूंगा अदालत से कि उन्हें अदालत के अंदर बुलाया जाए। इजाजत है। रंजन जी कृपया अदालत को बताएं कि अपने व्यवसाय के बारे में क्या करते हैं आप? जी, मैं एक बिल्डर हूँ, टार्स और ऑफिसेस बनाता हूँ। सुना है कि आप सरकार से सरकारी भवन बनाने का ठेका लेते हैं, क्या सही सुना है? जी। स्वर्गवासी हेमांग जी के साथ फोन पर वार्तालाप तो होती ही थी आपकी, उसके अतिरिक्त भी प्रत्यक्ष भी मिलना चलता था आपका। हाँ, तो जाहिर सी बात है, मैं एक बिल्डर, वो टाइल्स और मार्बल का डीलर, बिजनेस रिलेशन थे हमारे। तो बस ये कि जो व्यावसायिक संबंध आप कह रहे हैं केवल व्यावसायिक संबंध थे, मेरे पास कुछ और ही सूचना है। हाल में 15 लाख रुपए आपने दिए थे हेमांग जी को। कैसा बेहुदा सवाल है। मैं अगर उससे माल खरीदता हूँ तो उसका पैसा तो चुकाना ही पड़ेगा ना। मुफ्त में कोई माल नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल, there's nothing like a free lunch। लेकिन ये देखिए, माल तो केवल 5 लाख रुपए का रिसीव किया था आपने, उसके लिए 15 लाख रुपए आपने दिए। कहीं आपके आदमियों से भूल तो नहीं होगी माल गिनने में? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, कोई कितने का माल कितने में बेचता है वो पर्सनल इशू है। ये मिस्टर हेमांग और रंजन जी की आपस की साठगांठ है। योर ऑनर, रंजन जी और हेमांग जी के बीच की साठगांठ में अदालत को विस्तार में सुना। वास्तविकता में हेमांग जी मार्बल और टाइल के व्यापारी थे ही नहीं, वो रंजन जी के मोहरे थे। जो माल हेमांग जी इन्हें कौड़ियों के दाम सस्ते में दिलाते थे, वही माल, उसी माल का कई गुना मूल्य बढ़ाकर रंजन जी सरकार को बेचते थे और जो मुनाफा होता था ये दोनों आपस में बांट लेते थे। ये कई वर्षों तक बिना किसी विक्षेप के ये कार्य चलता रहा। फिर अचानक कुछ महीनों पहले दोनों के बीच मनमुटाव हुआ, बात मारने मरने तक पहुंच गई। क्यों रंजन जी, मैं सही कह रहा हूँ या मैं सही कह रहा हूँ? जी, ऐसी कोई बात नहीं थी। अब धंधे में ऐसे छोटे मोटे मनमुटाव तो होते ही रहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हेमांग को मैंने मारा है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि जान की धमकी दे दें किसी को। नहीं, छोड़िए ना, छोड़िए। ये बताइए, ये जो माधव है, हैप्पी डाइन रेस्टोरेंट का जो वेटर है, उनके साथ बड़ी घनिष्ठ मित्रता हो गई आपकी? मतलब वार्तालाप होती रहती थी आप दोनों के बीच, क्या कारण था? किस बारे में वार्तालाप होती? अब वो मैं एक बार हैप्पी डाइन रेस्टोरेंट में गया था, तो वेटर माधव मेरे पास आया और कहने लगा कि वो वेटर की नौकरी छोड़ना चाहता है। कोई अच्छी नौकरी तो मैं उससे बताऊं, इसलिए मैंने मेरा फोन नंबर उसे दिया। ने केवल उसे नौकरी नहीं दिलाई, आपने उसे ये एक मिनट में देख लूं जरा, 5 लाख रुपए भी दिया आपने। 5 लाख रुपए, क्या बात है। मतलब इतना उपकार आपका एक वेटर पे, आपने न केवल उसे नौकरी ढूंढ के दी, आपने 5 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर भी किए। क्यों? तो क्या ये मित्रता थी, आपकी दया भावना थी, या आप किसी विशेष कार्य के लिए उसे ये रुपए दे रहे थे, सुपारी के तौर पर किसी की हत्या करने के लिए? बोलिए ना। जी हाँ, मैंने वेटर माधव को सुपारी दी थी हेमांग को मारने के लिए।
हेमांग ने मेरा जीना हराम कर दिया था। सरकार को हम उल्लू बनाने के बाद जो प्रॉफिट होता था उसमें 50-50 बांट लेते थे, लेकिन उसने मेरे से 80% मांगे। हेमांग, ये मत भूलो कि ये काम मैं और तुम साथ में कर रहे हैं, इसलिए इन पैसों पे मेरा भी बराबर का हक बनता है। हक? रंजन प्रसाद, तो कहाँ जाके हक जिताओगे? पुलिस स्टेशन में या जेल में बैठ कर? नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। तुम कहो तो मीडिया को बता देते कि रंजन प्रसाद जी कितने का पैसा लेते हैं और कितने का मटेरियल डालते हैं। ये तो मेरी कंपनी के नाम से जाता था ना, बदनामी मेरी होती। मजबूरन मुझे उसे 80% देने पड़े और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। रास्ता मिलता ही आपने उसे रास्ते से ही हटा दिया। बोलिए ना, आप तो सत्य बोलिए। जी हाँ, मैं जानता था कि हेमांग अक्सर हैप्पी डाइन रेस्टोरेंट में जाता था और ये माधव वेटर ही उसे ड्रिंक्स सर्व करता था, इसलिए माधव को पैसे देकर मैंने उसके ड्रिंक्स में जहर डालने के लिए मना लिया। मैंने हेमांग साहब को नहीं मारा सर, वो तो 5 लाख की लालच में मैंने रंजन साहब से झूठ बोला था। साहब ये सच है कि मैंने हेमांग साहब के ग्लास में जहर मिलाया था, लेकिन उस ग्लास में से दारू पीने से पहले उन्होंने गुस्से में आकर वो ग्लास तोड़ दिया था साहब। बेटा। जी सर। इसमें आइस क्यों नहीं है? अब सर अभी ला ये लीजिए सर। सॉरी सर, आपने दूसरा बना था। माँ कसम, मैं सच कह रहा हूँ, वहां पे जितने भी लोग थे आप उनसे पूछ सकते हैं। अब मेरे मैनेजर साहब जिन्होंने मुझे डांटा था, आप उनसे भी पूछ लीजिए, मैं बेगुनाह हूँ साहब। मिलॉर्ड, माधव ने तो अपनी बेगुनाही साबित कर ली, लेकिन बचाव पक्ष अभी तक अपनी मुवक्किल को बेगुनाह साबित नहीं कर पाया। योर ऑनर, अभियोग पक्ष भी अभी तक ये प्रमाणित नहीं कर पाई है कि मेरी मुवक्किल दोषी है। सिर्फ डिफेंस ही नहीं, प्रोसिक्यूशन भी कोई ठोस सबूत या गवाह पेश नहीं कर पाई जिससे यह अदालत किसी नतीजे पर पहुंचे। यह अदालत दोनों पक्ष को पुख्ता सबूत और गवाह पेश करने की हिदायत देती है। तब तक के लिए यह अदालत स्थगित की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न। बोले। शालिनी जी के मन में कोई ऐसी बात तभी है जो मैं पढ़ नहीं पा रहा। बस अब अगर शालिनी दीदी बोलेंगी नहीं तो अपन उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? तुझे शालिनी के घर जाना होगा। शालिनी दीदी के घर? पर वो क्यों? क्योंकि वो हेमांग का भी घर था। लेकिन हाँ सर, लेकिन मुझे वहां ढूंढना क्या होगा? सर मुझे सवाल ही नहीं पता और आप मुझे जवाब ढूंढ कर लाने को कह रहे हैं। कभी कभी उल्टा भी सोचना चाहिए। तू वहां से मुझे उत्तर ला कर दे, मैं उन उत्तरों को उनके तद अनुप्रिय सवालों के साथ जोड़ूंगा, प्रश्नों के साथ जोड़ूंगा। समझिए? हाय सर। क्या ले आए? सर कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए सब कुछ ले आया। हत्या किसने की, कैसे की गई और क्यों की गई? अगर इन वस्तुओं में से एक भी प्रश्न का उत्तर मिल गया तो इस केस की अगली कड़ी तक पहुंच जाएंगे। सर ये देखिए, हेमांग जी और उनकी नई गाड़ी। वैसे पति की नई गाड़ी खरीदने पर शालिनी जी के मुख पर इतनी प्रसन्नता नहीं दिख रही। इतना मार खाने के बाद कोई कैसे खुश रह सकता है सर? बेचारी शालिनी दीदी। ये क्या है? कृपा गाड़ी में एयर फ्रेशनर लगा रही है, इनके मुख पे अधिक प्रसन्नता दिख रही है।
जितनी भोली तेरी शालिनी दीदी लगती है वरुण, उतनी है नहीं। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, जो एक अपराधी को बचाने का प्रयास कर रहा था। आप समझ गई होंगी मैं क्या कहना चाहता हूं। दवा का ये पैकेट आप ही के घर से मिला, टिक्सोटिकिन, जो रोगियों को हाई ब्लड प्रेशर अर्थात खून का दबाव अधिक होने के लिए दिया जाता है। बाकी रोगियों की तरह आपके पति हेमांग भी आधी दवाई खाते थे रोजाना, आधी अभी भी इस पत्ते में रखी हुई है। जांच करने पर पता चला कि यह दवा टिक्सोटिकिन नहीं, रैपिड्रिन है। रैपिड्रिन वो दवा जो रोगियों को दिया जाता है जिनके शरीर में लहू का प्रभाव धीमा होता है, लो ब्लड प्रेशर। आप जानती थी कि अगर हेमांग जी ये दवा खाएंगे तो उनका ब्लड प्रेशर और भी बढ़ जाएगा और ये उनके लिए घातक साबित हो सकता है, मौत हो सकती है उनकी। ऐसा ही हुआ। आपकी सहन शक्ति चरम सीमा तक पहुंच गई थी, इसीलिए आपने अपने पति को मारने की योजना बनाई। आप अपराधी हैं शालिनी जी, और आपको अपने अपराध का दंड अवश्य मिलेगा। चल वरुण। मैं अपराधी नहीं हूं और ना ही मुझे मौत का डर है। शादी के बाद 1 साल से मैंने हर पल मर मर कर जिया है। जिस रात हेमांग की मौत हुई उस दोपहर भी उसने मुझे बहुत मारा, बहुत पीटा, बहुत गालियां दी मुझे और मेरे बापू को, मेरी मरी हुई माँ को। उनका क्या कसूर था? सही कह रहे हैं आप, बात सच में सहन शक्ति से बाहर पहुंच गई थी। और मुझे मुक्ति चाहिए थी। तलाक लेती तो गांव में बापू की बदनामी होती, तो ये रास्ता बचा था मेरे पास। अब तुम फिर कभी मुझे जानवरों की तरह नहीं मारोगे। ये गोली तुम्हारे अंदर के राक्षस का इलाज करेगी। 1 साल सा है तुम्हें, 1 रात और सही। क्या फायदा ऐसी पत्नी का जब घर में खाना भी ना मिले। अरे अब मेरा इनहेलर कहाँ रह गया? अरे आओ पनवती, मेरा इनहेलर लेके आओ। पता चला इसके चक्कर में होटल भी बंद हो गई, खाने को ना मिला कुछ। जल्दी आओ ना। अब दवाई है ना इसमें? मनहूस कहेंगे। एक्सीडेंट की खबर मिलने के बाद मैं फौरन हॉस्पिटल पहुंची। इससे पहले कुछ समझ पाती, पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया था और मैंने अपने आप को अपने नसीब के हवाले कर दिया। आप झूठ बोल रही हैं। आपने पूरी गोली बदल दी थी। घर से निकलने से पहले हेमांग जी ने आधी गोली खाई और आधी गोली पैकेट में रख दी। मैंने आधी गोली ही रखी थी। सच बोल रही हैं ये वरुण। अगर पूरी गोली रखनी होती तो पत्ते के पीछे का फॉइल तोड़ना होता, लेकिन ये टूटा हुआ नहीं है, आधी गोली रखी थी इन्होंने। मैं मानती हूँ मैंने हेमांग को मारने का प्लान बनाया था, लेकिन उसकी मौत मेरे प्लान से नहीं हुई है। वो गोली अभी भी इस पैकेट में मौजूद है। हत्या की योजना बनाना दंडनीय है और हत्या के बारे में सोचना पाप है। इसीलिए तो मैं अब तक चुप थी। हाँ, पहले से ही लग रहा था कि आपकी इस चुप्पी के पीछे कोई कारण अवश्य है। सही था मैं। योर ऑनर, इस सुनवाई के प्रारंभ में मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मेरी मुवक्किल शालिनी जी ने अपने पति को मारने का षड्यंत्र रचा था। देखा योर ऑनर? हाँ, मैं तो कीधु तू तो हरी गया ने केडी बापू। देसाई साहब, मैंने केवल इतना कहा है कि शालिनी जी ने अपने पति को मारने की योजना बनाई थी। ये नहीं कहा कि इन्होंने अपने पति की हत्या की है। केडी साहब, जब योजना बनाई तभी तो खून हुआ ना। जी नहीं, अंतर है। हत्या किसी और ने की है। मिस्टर पाठक, साफ साफ कहिए।
योर ऑनर, शालिनी जी के पति इन पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार कर रहे थे। जब इनकी सहन शक्ति टूटी तो इन्होंने अपने पति को मारने की योजना बनाई। जो दवा की गोली प्रतिदिन हिमांग जी खाते थे अपने रक्त के बहाव को धीमा करने के लिए, उसके स्थान पर अलग गोली रखकर ये उन्हें मारना चाहते थे। लेकिन वास्तविकता ये है योर ऑनर कि उस गोली के कारण उनके पति की मृत्यु नहीं हुई। पापी हत्यारन, तू मेरे भाई को मारना चाहती थी, तुझे तो जलती आग में धकेल देना चाहिए। ऑर्डर ऑर्डर, बैठ जाइए आप। योर ऑनर, शालिनी जी निर्दोष हैं ये साबित करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए मेरे पास साक्षी भी हैं और साक्ष्य भी। मिस्टर पाठक, आप जानते हो खूनी कौन है? जी योर ऑनर, मैं भी जानता हूं और शालिनी जी भी जानती हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर शालिनी जी को पता है कि खूनी कौन है तो फिर वो चुप क्यों रही? और चुप रही योर ऑनर तो उसमें उनका फायदा क्या? योर ऑनर, जिस दुकान से शालिनी जी अपने पति के लिए दवा मंगवाती थी उस दुकान के डिलीवरी बॉय राजू को मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। राजू भाई, जिस दुकान से शालिनी जी दवा मंगवाती थी आप उसी दुकान में काम करते हैं? जी सर। तो जब जब शालिनी जी दवा मंगवाती थी आप ही दवा पहुंचाने जाते थे इनके घर? जी शायद सर, एक्चुअली बहुत जगह मैं डिलीवरी देने चाहता हूँ तो ठीक से मुझे याद नहीं। ये याद है कि जिस दिन घटना हुई उस दिन जब वो इनहेलर की पट्टी मंगवाई थी शालिनी जी ने, आप गए थे या नहीं, याद होगा आपको? सर मैंने अभी आपसे कहा मुझे ठीक से कुछ याद नहीं। ये तो अवश्य याद होगा कि आप किस प्रांत के वतनी हैं? गुजरात। गुजरात में कहाँ? जामरावल गांव। जामरावल गांव, अरे अद्भुत बात है, शालिनी जी भी वहीं की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कौन से महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की आपने? सर SK मंगरोलिया कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। SK मंगरोलिया कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, जहाँ से शालिनी जी ने भी शिक्षा प्राप्त की। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों एक ही वर्ग में थे? कहीं ऐसा तो नहीं राजू भाई कि आपने 2 साल पश्चात ही पढ़ाई छोड़ दी हो और उसी महाविद्यालय से शालिनी जी ने अपनी डिग्री प्राप्त की हो? क्या सत्य है? आप कहना क्या चाहते हो मिस्टर पाठक? अदालत को ये बताना चाहता हूँ योर ऑनर कि राजू जी और शालिनी जी एक ही प्रांत के हैं, दोनों एक ही विद्यालय में एक साथ पढ़ते थे, एक ही वर्ग में। दोनों के बीच में प्रेम प्रकरण चल रहा था, किंतु शालिनी जी के परिवार को यह संबंध स्वीकार नहीं था। और यही कारण था योर ऑनर कि शालिनी जी ने राजू के साथ अपना संबंध तोड़ा, हेमंत त्रिवेदी के साथ प्यार रचाया और यहाँ मुंबई चली आई रहे। राजू भाई, राजू जी आप कब आए? सर लगभग 3 महीने पहले। 3 महीने पहले? मतलब मुंबई आते ही आपने उसी क्षेत्र में नौकरी ढूंढ ली, काम ढूंढ लिया जहाँ शालिनी जी रह रही? जी सर। अरे कैसी औरत है तू? अपने यार के साथ मिलकर तूने मेरे महला को मार डाला। छी। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। नहीं जज साहब, मैंने हेमांग को नहीं मारा और ना ही मेरा राजू के साथ कोई रिश्ता है। जब राजू पहली बार मेरे घर आया था तब भी मैंने उसे यही कहा था कि अब उसका और मेरा कोई रिश्ता नहीं और वो यहाँ से चला जाए। सही कह रही हैं शालिनी जी सर। इन्होंने आपको कहा कि आप इनसे दूर रहें, पर आप माने नहीं बात को। जिस दिन शालिनी जी ने आपकी दवा की दुकान से वो पट्टी मंगवाई थी, आपने ऐसी पट्टी बनवाई जिसमें मिथॉक्सिन जहर मिला हुआ था और वही पट्टी आपने जाके इन्हें दी ताकि इनकी पति की मृत्यु हो जाए। शालिनी की हालत मुझसे देखी नहीं गई, मुझे हेमांग पर गुस्सा आ रहा था सर।
शालू, ये तुम्हारी दवाइयाँ। शालू, ये सब क्या है? तुम्हारा पति आदमी है जानवर है? राजू जाओ यहाँ से। अरे मार डालेगा तुम्हें एक देने से। तुम चलो मेरे साथ, चलो चलो ना। देखो मेरी बात सुनो, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना? राजू तुम जाओ यहाँ से। मेरे सवाल का जवाब नहीं, तुम समझो। शादीशुदा हूँ मैं, अब भूल जाओ मुझे। राजू दोबारा यहाँ पर मत आना, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। शालू एक बार मेरी बात सुनो, सुनो ना। सर मैं शालू से प्यार करता हूँ, बस इसीलिए उसे बचाना चाहता था सर। लेकिन आपने तो फंसा दिया शालिनी जी को। मतलब आप हत्या करने के बाद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण भी कर सकते थे, लेकिन ये जानते हुए कि शालिनी जी पर हत्या का आरोप लगा है, आपने ऐसा नहीं किया। यही है प्रेम, प्यार आपका। लेकिन शालिनी को जब ये पता था तो ये चुप क्यों नहीं? क्या बताती मैं जज साहब, यही कि मेरा पुराना प्यार मेरे पति का हत्यारा है। आप सोचिए ये बात अगर मेरे गांव पहुंचती तो मेरे बापू का क्या होता? गांव वाले तो उन्हें ताने मार मार कर मार ही देते ना। मर जाते मेरे बापू। मर जाते वो। सर मुझसे गलती हुई है, मैं मानता हूँ। योर ऑनर, राजू अदालत में अपनी भूल मान चुका है और मैं राजू की बात से सहमत हूँ कि ये हत्या उसने नहीं की, क्योंकि हिमांग जी की मृत्यु मिथॉक्सिन विष के कारण नहीं हुई है। ये शुवलिया, तो फिर किसकी वजह से हुई है? किसने मारा है उन्हें? मिलोड, ये एक मर्डर का केस है और मिस्टर केडी अपनी मुवक्किल को बचाने के लिए मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। आपके पास शालिनी के खिलाफ कोई सबूत या गवाह है? अदालत की पिछली सुनवाई के बाद हमने कार की फॉरेंसिक जांच करवाई, जो कि पहले नहीं करवाई गई। जांच के दौरान कार में एक अलग किस्म का जहर पाया गया। ये रही उसकी रिपोर्ट। जैसा कि मैंने पिछली सुनवाई में स्पष्ट किया था योर ऑनर, कि हिमांग त्रिवेदी जी की मृत्यु मिथॉक्सिन जहर के कारण नहीं योर ऑनर, बेस्टोसाइड नामक जहर के कारण हुई है। वो जहर जो केवल 30 सेकंड में अपना काम कर जाती है। यह अदालत लंच ब्रेक के बाद कार्यरत होगी। जब लग रहा था कि केस अब सॉल्व हो जाएगा, तभी केस ने नया रुख ले लिया। 30 सेकंड में मौत हो जाए, ऐसा बेस्टोसाइड जहर हिमांग जी के शरीर में पहुंचा कैसे? 30 सेकंड उल्टी दिशा में सोचते हैं। ये बता कि मृत्यु से 30 सेकंड पहले हिमांग जी क्या कर रहे थे, कहाँ थे? अपनी कार में नहीं, शायद कार पार्किंग लॉट में थे। गाड़ी स्टार्ट की, निकल गए, तो और भी कुछ किया होगा। कांच ऊपर किए होंगे, एसी चलाया होगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। राइट सर। जो तस्वीरें ली थी हिमांग जी ने अपने कैमरा पे, ये थी जो हिमांग जी के कैमरा से ली गई थी? जी हाँ सर। विचित्र बात है यार, एक व्यक्ति की हत्या करने के लिए 4 व्यक्ति तत्पर हो गए। बहुत कुकर्म किए होंगे हिमांग जी ने, जो इन लोगों के मन में उनके लिए इतनी घृणा पैदा हो गई। सर्वप्रथम राजू, जिसने इनहेलर की दवा में विष मिलाकर उन्हें मारने का प्रयास किया। द्वितीय वेटर माधव, जिन्होंने उनके शराब में विष मिलाकर उन्हें मारने का प्रयास किया। तीसरी उनकी अपनी पत्नी शालिनी, और चौथा को? और चौथा को? चौथा नहीं देसाई साहब, चौथी।
वो योर ऑनर जिसने बड़ी चतुरता से हेमांग जी को मारने का षड्यंत्र रचा और सफल भी हुई, उनकी अपनी बहन कृपा परमार। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। मुझे क्यों? मैंने क्या किया है? ये बताइए कृपा जी कि आपके भाई साहब ने जब नई गाड़ी खरीदी, आप बधाई देने गई थी। हाँ तो यूं ही गई थी खाली हाथ या भेंट इत्यादि उपहार इत्यादि लेकर गई थी? सॉफ्ट टॉयज दिए थे गिफ्ट में। आप देखना चुन चुन की चीजें लेके आई हूँ, सब सजा देती हूँ। सॉफ्ट टॉयज और तकिए भी दिए थे, हालांकि दो तकिए दिए थे। दो तकिए दिए जी। और क्या? और कुछ भी नहीं? नहीं, याद कीजिए, याद आएगा। वो एयर फ्रेशनर। हाँ, वो आपके भाई साहब नई गाड़ी खरीदने की खुशी में उस दिन चित्र खींच रहे थे सबका। जी दिया था। और एक चित्र में आप वो एयर फ्रेशनर गाड़ी की एसी में लगाती हुई दिखाई दी। तो वो एयर फ्रेशनर आपने उसी दुकान से खरीदी थी जहां से बाकी वो सॉफ्ट टॉय, तकिए इत्यादि वहीं से लिया था। जी। तो उस एयर फ्रेशनर में आपने बेस्टोसाइड नामक जहर कहां से डाला? ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई जहर वहर नहीं था उसमें। जहर था कृपा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जज साहब की मेज पर जो फोरेंसिक्स की रिपोर्ट रखी हुई है, फोरेंसिक्स डिपार्टमेंट ने गाड़ी की जांच करने के बाद, उस एयर फ्रेशनर की जांच करने के बाद उसमें बेस्टोसाइड नामक जहर के अंश पाए हैं। आप ही लाई थी एयर फ्रेशनर, आप ही ने लगाया था। आप जानती थी कि आपके भाई को एज़मा है और वो एसी का उपयोग करते हैं। अब स्पष्ट है कि एसी का उपयोग करने के लिए गाड़ी के कांच ऊपर करने पड़ते हैं। आप जानती थी कि जैसे ही एसी चलेगा पेस्टिसाइड उनकी गाड़ी में एकत्रित होगा, और उन्हें एज़मा तो था ही, उन्हें दिल का दौरा पड़ेगा 30 सेकंड के अंदर और वो परलोक सिधार जाएंगे। आप पर कोई संदेह नहीं करेगा, लोग ये कहेंगे कि दिल के दौरे के कारण आपके भाई साहब की मृत्यु हुई। किंतु आप भूल गई कि दुर्घटना के बाद मृत शरीर का पोस्टमार्टम किया जाता है और जहर पाया जाएगा उनके मृत शरीर में, जिसके कारण हम सब यहाँ अदालत में एकत्रित हुए हैं। बड़ी चतुराई से आपने ये षड्यंत्र रचा, सफल भी। केवल ये नहीं जानता मैं कि क्यों आपने किया, आपके भाई साहब को मारने के पीछे आपका उद्देश्य क्या था। कृपया बताएंगी जज साहब को कृपा जी। वो तो सिर्फ एक नाम का भाई था, असल में वो एक नंबर का स्वार्थी इंसान था। मेरे चाचा परेश त्रिवेदी ने ही संतान थे। उन्होंने अपनी करोड़ों की जायदाद मेरे और हेमांग के नाम करनी थी, पर उनके देहांत के बाद मुझे ये पता चला कि सारी जायदाद हेमांग के नाम कर दी गई थी। देखो बेटा, अगर आज मैं तुम्हें ये सारी बात नहीं बताऊंगा तो ये ठीक नहीं होगा। दरअसल जैसा तुम सोचती हो वो पूरा सच नहीं है। ये ठीक है कि परेश ने हेमंत के नाम प्रॉपर्टी की, लेकिन बेटा पहले वो तुम दोनों को आधा आधा देना चाहते थे। पर क्या, बोलिए ना। बेटा हेमंत हर 15 दिन पे गुजरात जाता था परेश के घर, और वहाँ उसने उसको न जाने क्या पढ़ाया कि उसने अपने मरने से कुछ दिन पहले मुझे बुलाया और नया विल बनाने के लिए। उसी दिन मैंने ठान लिया कि इसे मैं जान से मार दूंगी। The defense, press. ये अदालत कृपा परमार को हेमांग त्रिवेदी की हत्या में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। राजू, रंजन और माधव को हत्या की साजिश रचने के लिए 5 साल कारावास में रखने का हुक्म देती है, और शालिनी त्रिवेदी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, इसलिए उन्हें 2 साल की कैद सुनाती है। The case is closed. देसाई साहब जी, आपके घर का पता जरा मुझे SMS कर दीजिएगा। क्यों? क्या है कि ये जो बार बार आप चिपकाते रहते हैं, थूक से बड़ी गंदी आदत है। मैं आपको गोंद की बोतल भेजूंगा, वो एक ही बारी में चिपक ही जाएगा। क्यों है? ठीक कह रहा हूँ।